नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति जहां साथ खड़े थे, उनके ठीक पीछे एक झंडा दिख रहा था। यह झंडा था टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का। यह वही इलाका है जिसे तुर्की ने 1974 में बलपूर्वक कब्जाया था। मोदी जी जब भी साइप्रस की बात करें तो समझ लो कि कहां धुआं धुआं हो रहा है। साइप्रस की ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो दिखा रहे हैं, वहां पर लेकर गए हैं और काफी ऐसे सिटीज और ये सब हो रहा है। अरे तो आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। साइप्रस की उसी जगह के पास पहुंच गए जहां तुर्की ने कब्जा कर रखा है। आप नॉर्थ साइप्रस की पहाड़ियों पर तुर्की का झंडा देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा में जाते हैं, देखिए कई सारे मुद्दों को वो एक साथ रिजॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि हिंदुस्तान साइप्रस के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान और साइप्रस का जो टेररिज्म के खिलाफ एक आवाज हम बोलते हैं वो एक। दरअसल आप जानते हैं कि साइप्रस तुर्की के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। कि पीएम मोदी ने तुर्की को अब 3 जगहों से घेर लिया है। एक तरफ साइप्रस है, दूसरी तरफ आर्मेनिया है और तीसरी तरफ ग्रीस है। पीएम मोदी ने तुर्की के इन तीनों पड़ोसियों को अपनी तरफ कर लिया है। भारत पहले ही आर्मेनिया को जमकर हथियार दे रहा है। ग्रीस के साथ भी भारत के सैन्य संबंध जबरदस्त तरीके से मजबूत होते जा रहे हैं और अब भारत के साथ साइप्रस भी आ गया है। में सीधा जाना चाहिए था, साइप्रस तो जाना नहीं चाहिए था। आखिर 23 साल मोदी को जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी साइप्रस जाने की? 23 साल बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस गया। एग्री 100%। देखे ना 23 साल उसने क्यों इंतजार किया? अब भी जरूरत पड़ी है। देखे जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है, ठीक है ना? फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है और तुर्की को भी है। लगता है टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है। टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुंध वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए टर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है? जब जलजला आता है यकीन करें फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक टर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं। मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह टर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की वालों आप अपने काम से काम रखो। आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की कूदने की? तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है। हमने टर्की को क्या दिया? अगर टर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे। जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। देखिए तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं पराई मतलब एक लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है, ठीक है? और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना, ठीक है? तो अब वो समझा रहा है। अब जाहिर है टर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है। ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना, ठीक है? जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद ये भी नहीं है,
ठीक है, ड्रोन दिए हैं टर्की ने। चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना, ठीक है, तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना, मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। अब मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा, ठीक है ना। आज अगर मोदी वहाँ तुर्की जा रहा है, ठीक है, नहीं वहाँ पे साइपर जा रहा है, तो कल मोदी चाइना भी जाएगा। कल मोदी कहेगा भाई चाइना वालों आपकी वजह से मैं जंग आ रहा हूँ, आपकी जो वजह से मेरी टेंशन पे नहीं है, और लिहाजा आप भी या मैं आपसे बाइकाट करूंगा, मेरे साथ तजारत खत्म करो या फिर सीधी सीधी जंग करो। और साथ में हमने वहां इन्वेस्टमेंट की बात की, साथ में हमने वहां फ्री ट्रेड की बात की, साथ में हमने वहां डबल टैक्सेशन को दूर करने की बात की, हमने अपने सिक्योरिटी कंसर्न शेयर किए, और साथ में एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाया और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ। तो बड़े मल्टीफेरियस रोल पे हमारे प्रधानमंत्री वहां पे गए हुए हैं, और क्या उनकी रिकॉग्निशन है, वो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं, वहां के प्रेसिडेंट उनसे मिलते हैं, वहां के मिनिस्टर उनका पैर छूते हैं, और बड़े ट्रेडिशनल तरीके से उनका वेलकम किया जाता है। और जो ये जो पॉजिटिव वाइब देते हैं, जिस तरीके की वो आत्मीयता दिखाते हैं, वो किसी भी हेड ऑफ स्टेट को प्रभावित करता है। और इसके बाद वो कनाडा जाएंगे, कनाडा में अपने जो मार्क कार्नी जब से वो आए, एक नए रिलेशन की शुरुआत होने जा रही है हिंदुस्तान और कनाडा के, जो कि जस्टिन ट्रूडो के समय बहुत नीचे पे पहुंच गया था। तमाम तरीके के एंटी मोदी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खालिस्तानियों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बीच में हमारे प्रधानमंत्री जाके हिंदुस्तान का जो सेकुलर जो आउटलुक है उसको रखेंगे। और साथ में मेरा मानना है कि G7 हिंदुस्तान को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी पावर है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और जब इतने बड़े कंट्री को G7 लगातार छठी बार वो जा रहे हैं, कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट लगातार 6 बार से G7 में नहीं जा रहा। हमारे प्रधानमंत्री हैं जो जाते हैं और तमाम तरीके के अपने टर्म्स पे बात दोस्तों, करते हैं। आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान मोदी और क्रिस्टोडोलिस ने एक इमारत की छत से निकोसिया के निकटवर्ती पहाड़ों को भी देखा, जो तुर्की के नियंत्रण में है। इससे तुर्की को एक संदेश मिला होगा, जिसने हाल ही में पाकिस्तान और भारत संघर्ष के दौरान खुलकर इस्लामाबाद का समर्थन किया था। काला चश्मा पहले प्रधानमंत्री उस ग्रीस लाइन पर भी पहुंच गए जहां से उत्तरी साइप्रस दिखाई देता है। वे उत्तरी साइप्रस है जिसका झंडा तुर्की से मेल खाता है। इसे सिर्फ तुर्की ने ही मान्यता दे रखी है, जबकि इस देश के 2 टुकड़ों को दुनिया मान्यता नहीं देती है। वो तुर्की ही था जिसने साइप्रस में सेना भेजकर इस खूबसूरत आइलैंड के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तरी साइप्रस का इलाका दिखाने बॉर्डर के बेहद करीब साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस लेकर चले गए थे। प्रधानमंत्री ने खुलकर साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता का सपोर्ट किया।